ब्रिटेन की संसद में 15 जुलाई को एक बड़ा सच सामने आया है। ऑफिस में बैठे एक व्यक्ति ने गलत क्लिक कर दिया और हजारों अफगान लोगों की जान संकट में चली गई। वहां के रक्षा मंत्रालय और अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ा। लोगों की जान तो कुछ देर के लिए बचाई जा सकी, लेकिन इसके लिए ब्रिटिश सरकार को अरबों रुपए खर्च करने पड़े। तालिबान की नाक के नीचे खेल हुआ और एक एक करके अफगानी, बहुत सारे, कुछ हजार अफगानी यूनाइटेड किंगडम पहुंचाए गए। एक ऐसा ऑपरेशन चला जो सही गलत के आईने में नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी के आईने में देखा गया। ये कहानी सिर्फ एक डेटा लीक की नहीं है, ये एक ऐसे मिशन की परतें खुलती है जिसे सरकार ने छुपाने में 2 साल लगा दिए। सिस्टम ऐसा बना कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन अदालत ने मुंह पर लगा टेप नोच लिया और हजारों अफगानी नागरिकों का डेटा आउट इन दी ओपन है। क्या है ये पूरी कहानी? ऑपरेशन रूबीफिक क्या है? ब्रिटेन आखिर अफगान नागरिकों को शरण दे क्यों रहा था और ये बात दुनिया से क्यों छिपाई गई? सारी परतें खोलेंगे, फिर जानेंगे दिन की जरूरी सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Sensodyne K. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. हम खबर पर विस्तार से बात करें उसके पहले ये बयान आप सुन लीजिए। Mr. Speaker, this serious data incident ये should घटना never- नहीं होनी चाहिए थी। भले ही ये 3 साल पहले पिछली सरकार के समय हुई, लेकिन जिन लोगों की जानकारी लीक हुई है या जिनकी जानकारी के साथ समझौता हुआ है, मैं आज ब्रिटिश सरकार की ओर से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। on behalf of the British government. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। ये ब्रिटेन की सरकार में रक्षा सचिव जॉन हीली हैं। वो माफी मांग रहे हैं। डेटा लीक होने में अपनी नाकामी का एक बयान पेश कर रहे हैं। डेटा लीक ऐसा जिससे हजारों अफगानियों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। वही अफगानी जिन्हें ब्रिटेन गोपनीय तरीके से शरण दे रहा था, लेकिन अफसर की गलती से सबकी शिनाख्त हो गई। सब कुछ जानने के लिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आपको मालूम ही है कि 2001 में अलकायदा ने अमेरिका पर हमला करके सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। मास्टरमाइंड और अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में ही बैठ करके इस हमले की प्लानिंग की थी और तब अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथों में थी। अमेरिका ने तालिबान से आग्रह किया कि उसामा बिन लादेन को हमें सौंप दो। तालिबान का इनकार आया और फिर अमेरिका की अगुवाई में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अफगानिस्तान में भेजा गया, ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। ये अफगानिस्तान में एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन था जिसमें 51 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें अधिकांश यूरोपीय, नॉर्थ अमेरिकन और कुछ एशियाई देश भी शामिल थे। नेतृत्व बाद में नेटो ने किया। ब्रिटेन की सेनाएं भी इसी मिशन का हिस्सा बनी। मकसद था अलकायदा के नेताओं को ढूंढना और तालिबान के शासन को जड़ से मिटाना। 2001 का अंत होते होते तालिबान की सरकार गिर गई, लेकिन अफगानिस्तान की सुरक्षा और उसके पुनर्निर्माण के लिए ISAF वहां पर मौजूद रहा। 2006 में ब्रिटिश सैनिकों को दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में भेजा गया। ब्रिटिश सैनिक वहां अपने बेस और चेक पॉइंट्स बना करके गश्त करते थे और हेलमंद नदी के आसपास के ग्रीन जोन जैसे घने क्षेत्रों में तालिबानी छिप करके हमला करते थे। साल 2008 से तालिबान ने IEDs का इस्तेमाल तेज कर दिया। कई सैनिक शहीद हुए, घायलों की संख्या बढ़ने लगी। मीडिया कवरेज शुरू हुई तो लोगों को मालूम हुआ कि कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। हेल्प फॉर हीरोज जैसे चैरिटी ग्रुप, नए चैरिटी ग्रुप सामने आए जिन्होंने सैनिकों की मदद के लिए फंड जुटाए। धीरे धीरे ये समझ बनने लगी कि अफगानिस्तान की समस्याओं का स्थायी हल देश के अपने लोगों के हाथ में ही होगा। 20 नवंबर 2010 को नेटो ने विदेशी सैनिकों की वापसी के लिए योजना घोषित की। ये योजना अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई और यूनाइटेड नेशंस के महासचिव बान की मून ने मिलकर के तैयार की थी। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगान नेशनल आर्मी ANA और अफगान पुलिस ANP को सौंप दी गई। 2014 में ब्रिटिश सैनिकों को अफगानिस्तान से बुला लिया गया। हेलमंद में ब्रिटेन का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कैंप बैस्टियन अफगान सेना को सौंप दिया गया। अफगान युद्ध में कुल 454 ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 2001 से 2014 तक ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और लंबा सैन्य अभियान चलाया, लेकिन भारी कीमत चुका करके। इस दौरान आम अफगानी लोगों ने इन सेनाओं की बहुत मदद की, कभी दुभाषिए की तरह, कभी मुखबिर की तरह या फिर किसी और तरह की छोटी या बड़ी मदद की। फिर आया साल 2021, अमेरिका ने भी अपनी फौज वापस बुलाई।
तालिबान के हाथ में सत्ता वापस आ गई। ऐसे में उन लोगों की जान हलक में अटक गई जिन्होंने फिरंगी फौजियों की मदद की थी। उन्हें वाजिब डर सताने लगा कि अब तालिबान के लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। जिन लोगों ने ब्रिटिश सेनाओं की मदद की थी उनके लिए ब्रिटिश सरकार ने रीलोकेशन की योजना बनाई, यानी सीक्रेट तरीके से, गोपनीय तरीके से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। इसे अंजाम देने के लिए 2 स्कीम्स चलाई गई, अफ़गान सिटीजन्स रीसेटलमेंट स्कीम ACRS बोलते हैं, और अफ़गान रीलोकेशन एंड असिस्टेंस पॉलिसी ARAP। ACRS स्कीम उन लोगों के लिए थी जिन्होंने अफ़गानिस्तान में ब्रिटेन की मदद की। लोकतंत्र, महिलाओं के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के लिए खड़े हुए वे लोग, इनमें महिलाएं और अल्पसंख्यक समूह के लोग शामिल थे। इस स्कीम के तहत कुल 20,000 लोगों के रीलोकेशन की योजना थी। इन्हें कोई आवेदन नहीं करना था, बस रेफरल के जरिए इन्हें रीलोकेट कराने का प्लान बनाया गया। वहीं ARAP यानी अफगान रीलोकेशन एंड असिस्टेंस पॉलिसी, इससे अलग योजना थी। ये उन अफगानों को ब्रिटेन में बसाने के लिए थी जिन्होंने अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सेना के साथ काम किया था। ये एक आवेदन आधारित एप्लीकेशन बेस्ड योजना थी। ARAP के तहत पहले से ही हजारों लोग UK लाए जा चुके हैं। बता दें कि इन दोनों योजनाओं के तहत जो लोग पुनर्वासित होते हैं उन्हें ये 2 तरह की छूट मिलती है। पहला स्थायी निवास यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ILR बोलते हैं जिसको, और 5 साल बाद ब्रिटिश नागरिकता के लिए आवेदन की छूट भी उनको मिलती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये स्कीम सीक्रेट थी, गोपनीय थी। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि उनके मददगारों के नाम सार्वजनिक हों, सामने आए, ताकि उन्हें जान का खतरा झेलना पड़े या जलालत का सामना करना पड़े। सारा डेटा सिक्योर रखा गया था। फिर फरवरी 2022 का एक दिन आया। ब्रिटिश रक्षा विभाग का एक अधिकारी अपने सिस्टम पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसने गलती से ARAP योजना के सभी आवेदकों की पूरी लिस्ट एक गलत रेसिपिएंट को ईमेल कर दी। इसमें उन सभी अफगानों के नाम, कॉन्टैक्ट्स और परिवार वालों की जानकारी थी जिन्होंने ARAP के लिए अप्लाई किया था। कई सांसदों, सीनियर सैन्य अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के नाम भी इसमें शामिल थे जिन्होंने इन आवेदनों का समर्थन किया था। अगस्त 2023 में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय को पता चल गया कि इस लीक, ये जो डेटा लीक हुआ, इसका एक हिस्सा एक फेसबुक पेज पर रिलीज हो गया है। इसके तुरंत बाद रक्षा विभाग ने कोर्ट में एक इंजंक्शन के लिए आवेदन किया। इंजंक्शन यानी जानकारी प्रकाशित करने पर रोक। लेकिन जज रॉबिन नॉवेल्स ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सुपर इंजंक्शन में बदल दिया, यानी जानकारी प्रकाशित करने और आदेश पर चर्चा, दोनों पर पूरी रोक। इसके बाद जितनी भी सुनवाई हुई बंद कमरे में हुई। अदालत के आदेश और इस पूरे डेटा लीक पर बातचीत बंद हो गई। ARAP से जुड़े तमाम लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था उस समय क्या हो रहा था? बात ये है और सारी कहानी यहीं छिपी हुई है। दरअसल डेटा लीक होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इसका नाम था ऑपरेशन रूबी फिक। इसके तहत उन तमाम लोगों को चुपके से अफगानिस्तान से बाहर निकालना था जिनकी जानकारी इस डेटा लीक में सामने आ गई थी। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान अथॉरिटी को कानों कान खबर हुए बिना इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक एक करके कुल 16,000 लोगों को अफगानिस्तान से यूनाइटेड किंगडम लाया गया। कुल 1 लाख से ज़्यादा अफगानी परिवार इस प्रैक्टिस में प्रभावित हुए और खर्च लगभग 400 मिलियन ब्रिटिश पाउंड। अभी के रेट से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए। गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी चल रहे इस ऑपरेशन में कुछ लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जाना है, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन के अंक गणित में बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। सवाल है कि ये जानकारी सामने कैसे आई। 15 जुलाई के दिन ब्रिटिश हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 के सुपर इंजंक्शन वाले आदेश को रद्द कर दिया, यानी सारी जानकारी अब सामने आ गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि तालिबान को अगर लिस्ट में शामिल लोगों का डेटा मिल जाता तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, उनकी हत्या या शारीरिक प्रताड़ना का खतरा था। अब सुपर इंजंक्शन हटाया जा रहा है। तालिबान के पास संभवतः पहले से इस डेटा की जानकारी है। सिर्फ ब्रिटेन या अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के लिए काम करने की वजह से किसी को खतरा नहीं हो सकता। लिस्ट में शामिल अफगान सेना के 600 सैनिक और उनके 1800 परिवार के सदस्य अभी भी अफगानिस्तान में हैं। ये योजना बंद की जा रही है, लेकिन अफगानिस्तान में जिन लोगों को पहले ही रिलोकेशन का ऑफर दिया गया है उन्हें लाया जाएगा। जिन लोगों की जानकारी लीक हुई थी उन्हें इस बात की जानकारी 15 जुलाई को दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने डेटा लीक होने की समीक्षा भी की है। उससे क्या मालूम हुआ? संभावना बहुत कम है कि लीक डेटा की वजह से किसी व्यक्ति को सिर्फ उसी कारण निशाना बनाया गया हो। डेटा लीक से प्रभावित लोगों को ईमेल भेजकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। संभव है कि डेटा उतना फैला ही ना हो जितना शुरू में अंदेशा था। डेटा लीक के चलते कितने लोगों को गिरफ्तार या मारा गया?
ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया। हमने एक्सपर्ट से बात की, इस पूरे घटनाक्रम के आउटलुक को जानना चाहा, साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि ताज़ा घटनाक्रम के बाद अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि किस किस्म के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। क्या वो ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर्स या स्पाइंग कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे। ये अभी इसकी स्टडी मेरा ख्याल है होगी। जो डेटा लीक हुआ है उससे हो सकता है पता चल जाए ये। और अगर कोई इसमें स्पाइंग के मिशन पे था, वहाँ पे काम कर रहा था, उन लोग के साथ कोऑर्डिनेट और तालिबान के खिलाफ था, तो तालिबान तो उनको मुझे नहीं लगता कि छोड़ेंगे। तालिबान की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो ये है कि आयरन फिस्ट, कोई कंसेशन किसी किस्म की मत दो। किसी को अगर एक बार कंसेशन दे दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आगे जाके लूज हो जाएगा। डर, टेरर मुल्क में फैलाने की बात है कि ताकि कोई दूसरा इस तरह का कार्य न करे फ्यूचर में। तो इसलिए वो बहुत फर्मली डील करते हैं। यह है कि हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि लोग कौन हैं, क्या थे, किस किस्म के थे। अब ये देखना है क्या ये लीक कैसे हुआ, उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लीक यूरोप में जान के भी किया जाता है। लेकिन ये कि ब्रिटेन ने कहा है, कमिटमेंट है उनका कि हम इनको वापस लेके आएंगे एक एक करके, और जिनका है क्या इनको वो जाने देंगे। बहुत से सवालात हैं, हम लोग को कुछ समय इंतजार करना चाहिए, देखते हैं किस तरह से आगे बनती है बात। बड़ी खबर फिलहाल यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। रूस को प्रतिबंध की धमकी देने के बाद वेस्ट ने उससे व्यापार करने वाले देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूटा ने रूस से तेल खरीदने को लेकर के ब्राजील, चीन और भारत को चेताया है। उनका कहना है कि अगर ये देश रूस से व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मार्क ने तीनों देशों के नेताओं से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को समझाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस शांति वार्ता में नहीं आया तो उसके साथ कारोबार कर रहे देशों पर 100% सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। अगली सुर्खी में बात अमेरिका के बहुचर्चित एप्स्टीन यौन उत्पीड़न केस की। हमने आपको दुनियादारी के 9 जुलाई के एपिसोड में बताया था कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस केस की फाइल बंद कर दी थी। कहा जा रहा था कि इस केस में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप समेत कई रसूखदार लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन सरकार ने कह दिया था कि अब कोई नाम नहीं है, लिहाजा फाइल बंद कर दी गई। अपडेट यह है कि अब एप्स्टीन केस में ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता कूद पड़े हैं, मांग कर रहे हैं कि लिस्ट सामने रखी जाए। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वो पारदर्शिता चाहते हैं, सब कुछ सामने लाया जाए ताकि लोग खुद ही सही गलत तय कर सकें। दरअसल स्पीकर जॉनसन को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके कुछ साथी उन पर दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूएस कांग्रेस इस मामले की जांच कराए। चौतरफा दबाव के बीच ट्रंप भी झुकते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को वो चीजें सबके सामने रखनी चाहिए जिन्हें वो क्रेडिबल मानती हैं। अगली सुर्खी गजा से आई है, जहां एक बार फिर खाना बांटने के दौरान कई लोगों की जान चली गई। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF अपनी एक साइट पर खाना बांट रहा था। इस दौरान भगदड़ मच गई। इस खबर के आप तक पहुंचने तक 20 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। GHF ने खुद भी पहली बार अपनी फूड डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर हुई इस घटना की बात स्वीकारी है। उनका कहना है कि गजा के खान यूनिस में 19 लोग भगदड़ में कुचले गए और एक को चाकू मार दिया गया। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और चश्मदीदों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि GHF वर्कर्स ने भीड़ पर आंसू गैस छोड़ी। अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेन ग्रेनेड और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स ऑफिस और गजा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि मई से अब तक गजा में खाने की तलाश में 875 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इनमें से 674 लोग GHF की 8 साइट्स पर ही मारे गए हैं। अगली सुर्खी लंदन से आई है। महात्मा गांधी की एक दुर्लभ पेंटिंग की नीलामी हुई, जिसे 1 करोड़ 67 लाख रुपए में बेचा गया। हालांकि पेंटिंग खरीदी किसने है ये बात सामने नहीं आई है। पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। इस पेंटिंग को साल 1931 में ब्रिटिश आर्टिस्ट
क्लेयर लेटिन ने बनाया था। क्लेयर उन बहुत कम कलाकारों में से थी जिन्हें गांधी के कार्यालय में प्रवेश मिला था। उस समय गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए थे, तभी ये पेंटिंग बनाई गई थी। ऑक्शन हाउस बॉर्नहैम्स का कहना है कि ये एकमात्र ऑयल पोर्ट्रेट माना जाता है जिसके लिए गांधी ने खुद पोज दिया था। आखिरी सुर्खी है बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर से। महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे का वहां एक पुश्तैनी घर है, इसे अब तोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और बांग्लादेश सरकार से इस फैसले पर दोबारा सोचने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि ये उनके दादा और बड़े साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी की प्रॉपर्टी थी। इमारत के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत सरकार ने इस मामले में मदद की भी पेशकश की है। 1947 में बंटवारे के बाद यह इमारत आज के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चली गई। 1989 में इसे मेमनसिंह शिशु अकादमी बना दिया गया, लेकिन पिछले 10 साल से ये बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई थी। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सालों से उपेक्षा की गई। इस वजह से इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। स्थानीय निवासियों ने भी इसके गिराए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे शहर की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो जाएगा। दिन की अन्य खबरों के लिए चलते हैं लल्लन टॉप न्यूज़ रूम। पश्चिम एशिया से एक बड़ी खबर आई है। इजरायली सेना ने 16 जुलाई को पड़ोसी देश सीरिया के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजरायल के हवाई हमलों में सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इमारत के 4 फ्लोर ध्वस्त हो गए हैं। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत और 16 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। ये जानकारी सीरियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। इसके अलावा इजरायल ने सीरियाई राष्ट्रपति भवन के पास के एक इलाके को भी निशाना बनाया। अब सवाल है कि इजरायल ने आखिरी हमला क्यों किया। दरअसल इजरायल बीते 3 दिनों से सीरिया के सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। इजरायल का कहना है कि वो दक्षिणी सीरिया में रहने वाले अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय के लोगों की रक्षा करेगा। इन हमलों के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा, जैसा कि हमने स्पष्ट किया और चेतावनी दी है, इजरायल द्रूज समुदाय को अकेला नहीं छोड़ेगा। दरअसल दक्षिण सीरिया के शहर स्वेडा में द्रूज मिलिटेंट्स और सीरियाई फौज के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। वहीं सीरिया ने इस हमले की आलोचना की है, कहा है इजरायल का दखल आपराधिक और गैरकानूनी है। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना। किताब वाला में इस बार हमारे मेहमान हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू। उन्होंने पीएमओ में काम करने के अपने किस्से सुनाए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की आलोचना पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उनकी किताब पर जो नई किताब आई है सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, इस पर हमने उनसे बात की है और भारत से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और उसे रोकने के जो तमाम तरीके हो सकते हैं, इस पर भी उनसे चर्चा हुई है। वो भी देखिएगा और अपनी राय रखिएगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।